हाउसिंग लोन जो होता है ना, ये एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है, राइट? ज़्यादातर लोगों को ये बताया गया है कि हाउसिंग लोन लेकर के ज़्यादातर लोगों को देखेंगे आप कि हाउसिंग लोन लेने के बाद उसको जल्दी से जल्दी कोशिश रहती है उनकी खत्म कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हाउसिंग लोन को कंटिन्यू करना होता है, राइट? कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ना, वो आपको तभी मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि हाउसिंग लोन जो होता है ना, उसमें नेगेटिव कंपाउंडिंग होता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सपोज आपने 1 करोड़ का एक लोन लिया, 1 करोड़ के लोन पे आप करीब-करीब 80,000 रुपीज़ एवरी मंथ ईएमआई देंगे। तो 240 महीने की बात होती है, 240 महीने में आप टोटल पैसा जो पे करेंगे, वो करीब-करीब 2 करोड़ रुपए के आस-पास आप वापस करेंगे, राइट? अब फर्स्ट कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है तो आप क्या करें, आप उसको एक सिंपल बैंक में जाके एफडी करा दीजिए 7% के रेट पे, राइट? इससे क्या होगा, 10 साल में वो पैसा डबल होगा, तो 1 करोड़ का 10 साल के बाद 2 करोड़ और 20 साल में वो पैसा 4 करोड़ होगा। और आपने वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा दिया? तो 2 करोड़ रुपए, राइट? तो आपके पास 2 करोड़ एडिशनल बचेगा। लोन के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसमें नेगेटिव कंपाउंडिंग होती है और आप एक लिमिट तक ही पैसा देते हो उसमें, राइट? और जो एफडी कराओगे या कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो बातें बिल्कुल अलग होंगी। अब कीजिए आपका एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ पे रिटर्न 12% है, तो 10 साल में पैसा 3 गुना होगा और 20 साल में वो 9 गुना होगा। तो मतलब 1 करोड़ रुपए जो आपके पास थे, वो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करके रख दिए, किसी भी एक म्यूचुअल फंड में जो आपको 12% का रिटर्न जनरेट कर दे, तो 20 साल के बाद आपके पास होंगे 9 करोड़ रुपए। और आपने लोन में टोटल पैसा पे किया विद ऑल द इंटरेस्ट, यू हैव पे 2 करोड़ रुपीज। ये आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, यू कैन थिंक ऑफ। लोन जब हम लेते हैं ना, तो लोन लेने के बाद अगर आप जल्दी जल्दी चुका देंगे और कल को कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो अनसर्टेनिटी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप लोन चुका देंगे तो आपके पास पैसे कहाँ से होंगे? जब पैसे नहीं होंगे तो वह और खराब सिचुएशन में आप फंसेंगे। एक ही जगह पे लोन काम नहीं करता, रीपे नहीं करना चाहिए। जब आप रीपे करने की बजाय गाड़ी खरीदने लगे तो गलत है, राइट? अगर आप लोन लेते हैं और उसको रीपे करते हैं टाइमली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बाकी के पैसे अगर आप सेव कर रहे हैं तो कोई कभी दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत तब आएगा जब आप लोन लेते हैं और उसके ईएमआई चुकाने के बदले बाकी के कुछ पैसे आपके पास इकट्ठा होता है तो आप उसको बचाते नहीं है। आप उस पैसे को खर्च कर देते हैं, घूमने में खर्च कर दिया आपने, गाड़ी खरीदने में खर्च किया, तो वो नुकसानदेह। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि लोन जो होता है ना, वो गरीबों के लिए नहीं होता है, ये अमीरों का प्रोडक्ट है। जिनके पास पैसा होता है उसी को बैंक लोन देता है। आपको बैंक को ये प्रूव करना पड़ेगा। किसी को भी बैंक 1 करोड़ का लोन नहीं देता। लोन 1 करोड़ का उसी को मिलता है जो ये प्रूव कर सके कि मैं 1 करोड़ रुपए चुका सकता हूँ विथ इंटरेस्ट। तो ये बात को समझें, कल को कोई भी अनिश्चितता अगर आती है तो आप उसको तभी सेल थ्रू कर पाएंगे जब आपके पास पैसे होंगे। तो पैसे अगर आप लोन चुका देंगे तो आपके पास पैसे कभी रहेंगे ही नहीं। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मनी। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखिए, उस पर कंपाउंडिंग का वर्क कीजिए, नहीं तो फिर आप अगर लोन चुकाते रह जाएंगे तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे भी, अगर आप लोन आपने लिया हुआ है तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जब भी आपको रीपे करने की कैपेसिटी हो तो आप उसको सेव करें। आप सेव कैसे करेंगे, ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है और आप टैक्स के बर्डन से बचते हैं, आपके इनकम उतना अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है आपका, तो आप सिंपल एफडी कर दीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि एक कॉमन इन्वेस्टर को सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो आपको समझ में आता है, जहां समझ में आता है वहां इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपको पीपीएफ समझ में आता है तो इन्वेस्ट इन पीपीएफ। अगर आपको एफडी समझ आता है एफडी में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ पोर्शन अपना इक्विटी की तरफ भी एलोकेट कीजिए। इक्विटी एक अच्छा टूल है, अगर लंबे समय में देखेंगे तो इसके रिटर्न इन सबसे बेहतर आएंगे। तो आपको इक्विटी की तरफ भी देखना चाहिए। आप जैसे मर्जी बचाएं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे मर्जी बचाएं, आपको हमेशा ये लोन के अगेंस्ट में बेहतर रिजल्ट देगा। मैंने लोन को एफडी से कंपेयर किया। 1 करोड़ का जो एग्जांपल मैंने दिया वो एफडी से कंपेयर करके बताया कि एफडी भी अगर करेंगे तो 1 करोड़ 20 साल में 4 करोड़ रुपए हो जाता है, राइट? और अगर आप लोन 1 करोड़ का लिए होंगे तो 20 साल में आप 2 करोड़ रुपए देंगे, वो भी बिट्स एंड पीसेस में देंगे। और अगर आपने सारा का सारा पैसा अभी दे दिया तो आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। इसमें फायदा क्या होगा कि आपके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी और धीरे धीरे लोन खत्म होता रहेगा। लोन जो होगा ना, ये उसी पर्सन को तकलीफ देता है जिसके पास पैसे नहीं होते। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपके पास 20 लाख का लोन है तो आपको कभी दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत तब होगा जब आपके पास 20 लाख का लोन है और आपके पास पैसे नहीं, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन जब आपके पास पैसे का साइज बड़ा होगा, जैसे आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 1 करोड़ का लोन है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा लोन। आप हमेशा ये कैलकुलेट करेंगे कि मैं कहां से ज्यादा पैसा कमा रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो आपको लोन से प्रेशर होगा। तो एक जब आप कोई करियर स्टार्ट करते हैं, सपोज कोई 25 साल का पर्सन है जिसने करियर स्टार्ट किया और उसने घर ले लिया, तो लोन के साथ घर ले तो उसका टारगेट ये होना चाहिए कि जब तक वो 35 साल का होगा, 37 साल का होगा, तो आप उसके पास उतने पैसे भी खड़े हो जाए जितने का लोन है। इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर हिम, राइट? तो इससे बचने का तो तरीका यही है कि आप जब भी लोन लेते हैं तो आप साथ ही साथ सेविंग भी करिए। और लोन से डर आपको तभी लगेगा जब आपके पास पैसे नहीं होंगे। अगर लोन से बचने का एक ही तरीका है कि हैव मनी,
अगर आपके पास रीपे करने का पैसा आपके पास है तो आपको क्या डर लगेगा। मुझे लगता है कि लोन जो है आप तभी लें जब आपके पास पैसे हों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बैंक आपको लोन तभी देता है जब वो ये चेक कर ले कि आप इसको रीपे कर सकते हैं, तभी आपको बैंक लोन देगा। मुझे लगता है कि घर एक ऐसा डिसीजन होता है एक इंडिविजुअल के लिए जो अगर कोई पर्सन अर्ली एज में ले लेगा ना तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। चैलेंज किस तरीके से होता है, सपोज कोई पर्सन 25 साल के एज में जॉब शुरू किया और उसने तुरंत एक घर ले लिया, तो घर लेने से होगा ये कि शुरुआत में उसने घर ले ली, अब वो ईएमआई के चक्कर में फंस जाएगा और उसके साथ एक और प्रॉब्लम होगा, वो उस लोकेशन से बन जाएगा। वो लोकेशन शिफ्ट करना उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा। और एक घर ले लिया उसने और धीरे धीरे उसका ईएमआई भर रहा है, ये कर रहा है, और जब तक उसका घर एक रहने लायक होता है, जब 10 साल के बाद देखिएगा तो उसको वही घर जो उसने 25 साल पहले शौक से लिया था वो उसको छोटा लगने लगता है। उसके परिवार की जरूरतें बढ़ गई, मैरिज हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तो वही घर छोटा लगने लगेगा। उस समय एक और कॉल होता है कि एक आप दूसरे घर लेने के लिए जाते हैं। अब दूसरे घर लेने के लिए जाते हैं तो चक्कर क्या होता है कि उस समय जब आप दूसरे घर लेते हैं तो आपका इमोशन पहले घर से हट नहीं पाता और आप उस घर को भी रखने की कोशिश करते हो और एक नया घर लेते हो, फिर एक नए चक्कर में आप फंसते हो। तो हो सकता है जब आप 45 साल के होंगे तो आपके पास 2 घर होगा, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल जो आज की डेट में, क्योंकि आजकल डायनामिक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन अपना जर्नी शुरू करता है तो उसको 40 साल के एज के आसपास 38, 37 इज अ गुड टाइम जब लोगों को घर लेना चाहिए। उस समय तक लोगों को पैसे बचा लेने चाहिए। अगर आपके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन होगा, अगर आप 1 करोड़ का घर लेने जा रहे हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अपने 1 करोड़ रुपए रखिए और लोन पे घर लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। यू विल ऑलवेज बी इन गुड प्लेस। आपके पास लिक्विडिटी का दिक्कत कभी नहीं आएगा, कभी कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो भी आपको कभी दिक्कत नहीं है।